नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। अगला एक घंटा पूरी तरह से खबरों से भरा, हर तरह की खबर, इकोनॉमी, मार्केट और पॉलिटिक्स से जुड़ी। सबसे पहले लेकिन फोकस करेंगे आज की बिग स्टोरी पर, जो है मॉनेटरी पॉलिसी। दुनिया भर में ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया और ऐसे में कल जब रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश करेगा तो क्या किसी सरप्राइज की उम्मीद की जा सकती है? देखते हैं। हालांकि देश के ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों को छूने के मूड में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके रिजर्व बैंक की कमेंट्री पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि रिजर्व बैंक का आने वाली तिमाहियों में क्या रुख रहने वाला है। बिल्कुल, और वो इसीलिए क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट के साथ ग्रोथ पर कितना असर पड़ेगा, रिजर्व बैंक इस बात को भी जरूर ध्यान में रखेगा। और आज की हमारी बिग स्टोरी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई के अपसाइज रिस्क और ग्रोथ को लेकर रिजर्व बैंक कैसे रिएक्ट कर सकता है। जी हां, हालांकि अगर जुलाई सितंबर के जीडीपी नंबर्स को देखें तो ऐसा लगता है कि इस वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक अपने जीडीपी फोरकास्ट को नहीं बदलेगा। लेकिन सबसे पहले उस पोल पे नजर डाल लेते हैं जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर कुछ बुनियादी सवाल पूछे गए। जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा से, जिन्होंने ये पोल करवाया है और उसकी डिटेल्स लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। तो अंकुर, क्या दरों में कोई बदलाव होगा या इस बार भी स्टेटस क्यो ही रहेगा? और ये भी हमें बताएं कि लेकर हमारे साथ मौजूद है। तो अंकुर, क्या दरों में कोई बदलाव होगा या इस बार भी स्टेटस क्यो ही रहेगा? और ये भी हमें बताएं कि पॉलिसी में अब की बार फोकस कहां होगा? एमपीसी किस तरीके की पॉलिसी अनाउंस करेगा इस बार, उस पर नजर है। लेकिन उससे पहले हमने एक पोल किया है ये जानने के लिए कि आखिर क्या उम्मीदें हैं इस बार की आरबीआई की पॉलिसी से। सबसे जो पहला सवाल है वो हमने पूछा कि रेपो रेट में क्या कोई बदलाव होगा, तो सभी रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया कि कोई बदलाव नहीं होगा। इस बार का जो रेपो रेट है वो शायद 4% पर एज इट इज रखा जा सकता है। हमारा दूसरा सवाल था वो था रिवर्स रेपो रेट को लेकर, जिस पर काफी प्रतिक्रिया आई थी कि किस तरीके से आरबीआई ये टूल यूज कर रहा है। यहां पर रिस्पोंडेंट्स ने 20% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि शायद कोई बढ़त हो सकती है इस बार रिवर्स रेपो रेट में, और जो रास्ता है 3.75% तक ले जाने का वो शायद शुरू हो सकता है वापस से। जो हमने तीसरा सवाल पूछा वो स्टांस को लेकर था कि किस तरीके का स्टांस रहेगा आरबीआई का। तो 100% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि एकोमोडेटिव स्टांस है वो आरबीआई का कंटिन्यू रह सकता है। आपको याद होगा आरबीआई गवर्नर ने पहले भी क्लियर किया था कि जब तक जरूरत हो एकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई कंटिन्यू करेगा। तो अगर हम सम अप करें तो इस बार की पॉलिसी से आखिर क्या उम्मीदें हैं। जो पहली उम्मीद वो यही है कि 9वीं बार लगातार किसी भी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ एकोमोडेटिव स्टांस भी इस बार कायम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जो जीडीपी का अनुमान है वो 9.5% पर ही रखने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ सामान्य स्थिति के लिए भी तैयारी हो सकती है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेट्स होता है, उस पर शायद कोई कमेंट्री आ सकती है आरबीआई की। जो फैक्टर्स टू वॉच इसके अलावा हैं वो है कि जो लेटेस्ट थ्रेट आया है ओमाइक्रॉन को लेकर, उस पर आरबीआई गवर्नर का क्या स्टेटमेंट है, किस तरीके का कॉशन देते हैं वो अपनी कमेंट्री में, उस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ आर्थिक रिकवरी और महंगाई दर पर क्या कमेंट्री है, इस पर भी नजर रहेगी। आपको याद होगा कि पिछले महीने 4.5% का सीपीआई आया था, लेकिन वेजिटेबल प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है थोड़ी सी। साथ ही साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर आरबीआई की क्या तैयारी है। VRRR पर आरबीआई ने पहले भी अनाउंसमेंट किए थे, लेकिन अब देखना होगा कि आगे ही कदम क्या होंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर काफी डिबेट रही थी। आरबीआई ने अपना रुख जरूर पहले ही जाहिर कर दिया था, लेकिन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उस पर आरबीआई की क्या प्रोग्रेस है, ये इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में शायद देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑन रेगुलेटरी डेवलपमेंट जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ, उस पर भी नजर रहेगी कि क्या महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होंगे वहां पर। शुक्रिया अंकुर। इधर ईटी नाव की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली बुसनुरमत का कहना है कि अमेरिका में बढ़ती महंगाई चिंता बन सकती है। साथ ही नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी चिंताएं हैं। रिजर्व बैंकों को बहुत जल्द अपनी आसान ब्याज दरों की पॉलिसी को बदलना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास का कल जो स्टेटमेंट आएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 दिन के बैठक के बाद, इसमें ये उम्मीद है कि उनको 2 चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो
कोविड का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसका पूरा हमको पता नहीं कि कैसा नतीजा होगा, ना लोगों के जान पे ना इकोनॉमीज के हेल्थ पे। तो एक है ये बड़ी समस्या। दूसरी बड़ी समस्या है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वहां पे भारत से ज्यादा इन्फ्लेशन की रेट बढ़ गई है। अक्टूबर के महीने में 6.2% है। तो क्लियरली जो फेडरल रिजर्व के गवर्नर है जेरोम पावेल, उन्होंने बोला है कि अब तक वो बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो ट्रांजिटरी है, माने थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए ही रहेगा। लेकिन अब उन्होंने बोला है कि मेरे को लगता नहीं है कि ये ट्रांजिटरी है, ये थोड़े लंबे चौड़ तक चलेगा। तो इसके नतीजे फेडरल रिजर्व जो अपना इजी मॉनेटरी पॉलिसी था वो चेंज करके अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी काफी जो उनका एक्सेस लिक्विडिटी था वो कम कर देंगे। इसका ये नतीजा होगा कि बाकी पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक है उनको भी ये सिग्नल फैक्ट से जो सिग्नल आएगा लेना ही पड़ेगा। उनको अपना भी जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी था कोविड के समय से, जब से ये सेंट्रल बैंक्स में इजी मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा था, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यही करना पड़ेगा कि अपनी इजी मॉनेटरी पॉलिसी को रिवर्स करके थोड़ी जल्दी से ही उनको मैसेज मार्केट्स को ये सिग्नल भेजना पड़ेगा कि हम भी अपने इंटरेस्ट रेट्स रेज करने की तैयारी में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनको कम से कम अपना जो रिवर्स रेपो रेट है, जिस रेट पे रिजर्व बैंक बैंकों से लिक्विडिटी लेती है, उसको बढ़ा के 3.5% करना पड़ेगा उनको। और जो गवर्नर का स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा और हॉकिश, माने थोड़ा सा और डरावना, मेरी हिंदी में यही वर्ड मिल सकता है लेकिन हॉकिश कहते हैं इंग्लिश में, कि बोलेंगे कि आगे से जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी है वो दिन खत्म होने वाले हैं। चलिए, तो ये तो रहा एडिटर्स टेक, लेकिन अब हमारे साथ इसी पर विस्तार से बात करने के लिए जुड़ रही हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति, स्वागत है आपका स्वदेश आर में। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे और जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आए हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक किस तरह का फैसला कर ले सकता है? क्या किसी सरप्राइज की उम्मीद या संभावना है? देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या लैंग्वेज की, पिछली बार जब उन्होंने अकोमोडेटिव स्टांस को एक्सटेंड किया था तो तब उन्होंने बोला था कि द स्टांस विल रिमेन अकोमोडेटिव अंटिल ग्रोथ रिवाइव्स एंड सस्टेन्स इन अ ड्यूरेबल मैनर एंड मेक श्योर दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट गोइंग फॉरवर्ड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस पिछली बार की पॉलिसी में ये था कि द ग्रोथ रिकवरी रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन पॉलिसी सपोर्ट। तो हमारा मानना ये है कि Q2 का जीडीपी ग्रोथ भले ही एक्सपेक्टेशन से बेटर आया हो और भले ही Q2 में जीडीपी का लेवल प्री कोविड लेवल से हल्का सा ऊपर हुआ हो, लेकिन जो डिसएग्रीगेटेड डेटा है उसमें बहुत कन्विंसिंग साइंस नहीं है ग्रोथ की ड्यूरेबिलिटी को लेकर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमें लगता है कि अभी भी अकोमोडेटिव स्टांस को एक्सटेंड किया जाएगा। दूसरी बात, इन्फ्लेशन को लेके काफी पॉजिटिव्स भी है लेकिन बहुत सारे नेगेटिव्स भी है। ओवरऑल हमारा असेसमेंट ये है कि 5.5% का एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन रहेगा FY22 में, जो एमपीसी के पिछले एस्टिमेट से हल्का सा ऊपर है। 5.3% का अनुमान उन्होंने लगाया था अक्टूबर की पॉलिसी रिव्यू में, अब हमें लग रहा है कि 5.5% का एवरेज आएगा। लेकिन जो मीडियम टर्म रेंज है सीपीआई इन्फ्लेशन का जो टारगेट है एमपीसी का, वो 2 से 6% का है। तो हमें नहीं लगता कि 6% का लेवल ब्रीच होगा अगर हम एवरेज FY22 की इन्फ्लेशन की बात करें तो इस वजह से ग्रोथ की ड्यूरेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क होने से, और दूसरी बात सीपीआई इन्फ्लेशन अभी भी एक्सपेक्टेड तो यही है कि टारगेट के अंदर रहेगा, इस वजह से हमें लगता है कि अकोमोडेटिव स्टांस को एक्सटेंड किया जाएगा। और हम नहीं मानते कि आरबीआई की तरफ से रिवर्स रेपो रेट हाइक होगा। जिस तरह से ओमिक्रॉन की वजह से नई अनसर्टेनिटी सामने आ गई है, हमें लगता है ये एंड टू एंड स्टेटस को पॉलिसी होगी स्टांस और रेट्स के हिसाब से, लेकिन टोन में शिफ्ट आएगा ये सिग्नल करने के लिए कि अगर आगे जाके थर्ड वेव नहीं होती तो फिर फरवरी की पॉलिसी में स्टांस चेंज होना काफी लाइकली है। बिल्कुल, आपने अदिति अभी ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों की ही बात की, और वहीं से जुड़ा अगला सवाल भी बनता है कि इस समय जो है रिजर्व बैंक के लिए वो बड़ी चिंताएं क्या है? तो ग्रोथ बड़ी चिंता है, इन्फ्लेशन बड़ी चिंता है, तो कुल मिलाकर जब कल पॉलिसी आएगी तो फोकस किस चीज पर रहेगा?
देखिए, मेरे हिसाब से इस बार जो ग्रोथ इन्फ्लेशन का बैलेंस है वो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन की तरफ टिल्ट होता हुआ दिखेगा। ग्रोथ सपोर्ट थोड़ा कम होता हुआ और इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस की एंकरिंग को ज्यादा फोकस दिया जाएगा इस बार की पॉलिसी में, ताकि स्टेज सेट हो कि फरवरी की पॉलिसी में अकोमोडेटिव स्टांस को चेंज करके न्यूट्रल किया जा सकता है। और उस समय हमें ये लगता है कि रिवर्स रेपो रेट में भी आरबीआई की तरफ से हाइक आ जाएगी। तो 2 महीने की बात है, तब तक बजट भी सामने आ जाएगा। बजट में क्या क्यूज है अगले साल के फिस्कल पॉलिसी सपोर्ट के लिए, वो भी सामने आ जाएंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अब एक जो फॉरवर्ड लुकिंग टोन होगी उसमें शिफ्ट आएगा इस बार की पॉलिसी में, और वो मार्केट को साफ साफ सिग्नल देगा कि पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन अब आने ही वाली है, एज लॉन्ग एज कोई थर्ड वेव नहीं होती। अदिति, इसके अलावा अब आरबीआई की जो अपनी कमेंट्री होती है वो काफी मायने रखती है, तो क्या बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को लेकर कमेंट्री में कुछ कहा जा सकता है? हमें लगता है कि थोड़ा बहुत जो लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स आरबीआई ने लिए हैं उन्हें थोड़ा बहुत और कंटिन्यू किया जा सकता है, और शायद ज्यादा लॉन्गर टेनर VRRR ऑप्शन अनाउंस किए जा सकते हैं। शायद अमाउंट में अभी इंक्रीज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो ड्यूरेशन है उसको शायद बढ़ाया जाएगा आरबीआई की तरफ से। और ये कल की पॉलिसी अनाउंसमेंट के साथ जो आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट आती है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जीसैप का हम कोई Q4 में अमाउंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे जीसैप के रिस्टार्ट हो। ओके, यहाँ पर इस समय जो मार्केट के लिए एक बड़ी चिंता है वो है जाहिर तौर पर कोविड का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन। रिजर्व बैंक गवर्नर भी उस पर नजर रखेंगे ही पॉलिसी पेश करने से पहले। आपको क्या लगता है ग्रोथ पर किस तरह का असर दिख सकता है इसकी वजह से, और रिजर्व बैंक क्या इस मुद्दे को अपने दिमाग में रखेगा कल पॉलिसी पेश करने से पहले? नए वेरिएंट का सबसे बड़ा फियर तो यही है कि वो बहुत ट्रांसमिटेबल है, लेकिन शायद उससे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सिवियर नहीं होंगी, यही होप किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस सिचुएशन में, और उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज पे ज्यादा आएगा, चाहे अगर लॉकडाउन ना भी हो, लेकिन अगर वापस ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में, तो जाहिर ही है कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं जिनमें बहुत ही नेटेंट रिवाइवल अभी हमने देखा है, वहां पे सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा अगर फिर से इस वेरिएंट की वजह से ट्रांसमिटेबिलिटी को लेकर बहुत कंसर्न्स आरबीआई की तरफ से अनसर्टेनिटी को देखते हुए स्टेटस को इज द बेस्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट राइट नाउ। आगे जाके अगर थर्ड वेव आ जाती है और उसके बाद वापस लॉकडाउन होने पड़ते हैं, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है वो तो आज की पॉलिसी में कल की पॉलिसी में तय कर पाना तो दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। तो अगर इस तरह से एक्सट्रीम सिचुएशन बन जाती है तो उससे तो ऑन द ग्राउंड इंटर पॉलिसी रिस्पॉन्स विल बी बेटर। अभी के लिए अनसर्टेनिटी को देखते हुए स्टेटस को अपीयर्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अदिति, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, यूएस फेड ने बॉन्ड टेपरिंग और महंगाई को लेकर जो कुछ भी कहा है वो कितना बड़ा कंसर्न होगा रिजर्व बैंक पर उनके लिए? किसी तरह का कोई प्रेशर बॉन्ड यील्ड को लेकर आगे क्या हो सकता है इस बयान के तहत? देखिए, बॉन्ड यील्ड्स तो बढ़ेंगी ही, सारे फैक्टर्स ब्रॉडली बॉन्ड यील्ड्स को बढ़ाने वाले ही हैं। अभी यूएस फेड की तरफ से टेपरिंग ज्यादा जल्दी होना और रेट हाइक्स पहले के मुकाबले ज्यादा जल्दी एक्सपेक्ट होना, ये भी यील्ड्स को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हमारे बॉन्ड मार्केट के व्यूज क्रिस्टलाइज हो जाएंगे कि आरबीआई की एमपीसी की तरफ से रेपो रेट कब हाइक होना शुरू होगा, उसके साथ साथ भी हमारा 10 ईयर बॉन्ड यील्ड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और साथ ही जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में क्रैश आ गया था वहां पे थोड़ा बहुत रिबाउंड हुआ है, उसकी वजह से भी एक अपवर्ड प्रेशर है हमारे बॉन्ड यील्ड्स पे। सो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर अगले क्वार्टर में जैसे जैसे कि व्यू क्रिस्टलाइज होती जाएगी कि आरबीआई एमपीसी की तरफ से कितनी जल्दी रिपो रेट हाइक शुरू हो जाएंगी, तो कम से कम और एक 25 बेसिस पॉइंट्स तो 10 ईयर यील्ड का ऊपर होना इज हाईली लाइकली। तो अगले क्वार्टर के लिए हम 10 ईयर यील्ड का रेंज 640 से 670 का के लगभग एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस में इंक्लूजन हो जाता है अगले क्वार्टर के अंदर और लिस्टिंग हो जाती है, तो उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है बॉन्डिंग प्रोग्राम और बॉन्ड यूज को। लेकिन उसके एब्सेंस में हम 640 to 670 की रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 ईयर यूज के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, आज हमारे शो में शामिल होकर अपना व्यू देने के लिए। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर बताते हुए कि शायद कल जो पॉलिसी आए उसमें तो कोई बदलाव न हो, लेकिन फरवरी महीने में जो पॉलिसी आएगी उसमें उम्मीद कर रहे हैं ये कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं। चलिए, इस बीच हमने सीएलए से इंडिया के इकोनॉमिस्ट और हेड ऑफ रिसर्च इंद्रनील सेन गुप्ता से भी बात की। उनका कहना है कि भारत में अब भी डिमांड काफी कमजोर है, रिकवरी में तेजी लाने के लिए अभी खपत को बढ़ाना होगा। Yes, I am with two qualifications. Number one, I think the RBI will look to continue to suck out liquidity, and so they will probably introduce more and more measures, to suck out the surplus money market liquidity that we have. At some stage, I think the RBI will also highlight that the rate cycle could be turning with the Fed scheduled now to hike in, let's say, 6-7 months' time. But overall, I think, especially given that demand clearly is very weak in India still, I think they will remain on the status quo.